वेलकम स्टूडेंट, इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मोल अवधारणा। मोल अवधारणा। इसके बाद में जो अपने केमिस्ट्री के नॉर्मल जो लेसन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद में जब हम लोग शुरू करेंगे तो बुक के जितने भी लेसन हैं 9वीं क्लास के, 10वीं के, 11वीं और 12वीं के, वो सब लेसन वाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, मोल अवधारणा को। तो देखें आप लोग, यहाँ बताता हूँ मैं, ये जो शब्द है ना मोल, ये मोल शब्द ये एक वैज्ञानिक ने दिया था और उसका नाम है W. ओस्टवाल्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नाम ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ये एक वैज्ञानिक है जिसने ये नाम दिया था। कौन सा नाम? मोल नाम। अब अपने को केवल एक बार ये नाम ही समझना कि ये नाम है क्या। ये जो मोल है ना वो एक प्रकार की संख्या है। जैसे हम लोग नॉर्मल दैनिक जीवन में बहुत से नाम लेते हैं जो अपने को संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, संख्या को प्रदर्शित करते हैं, वैसे ये मोल भी एक निश्चित संख्या है। जैसे मान लो हम लोग नाम ऐसे लेते हैं दर्जन, जिसको डजन कहते हैं हम लोग। डजन, डजन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो संख्या जिसमें 12 उसकी संख्या होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डजन या दर्जन। जैसे 12 पेन होते हैं उस समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? डजन। ऐसे जैसे ये संख्या, इसका नाम क्या है? डजन। वैसे मोल भी एक प्रकार की संख्या है जिसमें कुछ ना कुछ निश्चित कण पाए जाते हैं। तो वो पढ़ते हैं हम लोग आज क्या चीज़ है। तो देखिए आप लोग, ये जो मोल अवधारणा है ये इससे पहले वाला जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें 2 टॉपिक थे, उससे संबंधित है ये। उसमें देखो 2 टॉपिक हमने ये पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। एक तो हमने ये पढ़ा था परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ये पढ़ा था हमने। और एक टॉपिक ये पढ़ा था अणु भार। आसान बहुत है ये टॉपिक। ये जो मोल अवधारणा है ना ये बहुत आसान है और वो इससे ही संबंधित है। एक तो परमाणु भार से और एक अणु भार से। ये दोनों जो टॉपिक है वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो इनको समझते हैं। देखो, किसी भी परमाणु का जो भार है उसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं। इसी प्रकार से यदि वो अणु के रूप में है तो उसके भार को हम लोग क्या कह देंगे? अणु भार। तो ये जो मोल अवधारणा वाला टॉपिक है वो इन 2 टॉपिकों से संबंधित है। देखो ये है क्या वास्तव में? किसी भी चीज़ का ये जो परमाणु भार होता है ना, कोई भी परमाणु है उसका जो परमाणु भार होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। कोई भी परमाणु XYZ अपने पास कोई भी हो उसका हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे और वो जो उसका द्रव्यमान है ना वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और किसी भी अवयव में 1 मोल के अंदर उसके कणों की संख्या निश्चित होती है और वो संख्या इतनी होती है जितनी मैं लिख रहा हूं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतने कण पाए जाते हैं। किसी भी चीज का चाहे 1 मोल हो, XYZ किसी भी चीज का चाहे 1 मोल हो, उस 1 मोल के अंदर उसमें उपस्थित कणों की संख्या इतनी होती है, चाहे वो 1 मोल किसी का भी हो। तो 1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 की घात 23 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास मान लो कोई अणु है तो उसका अणु भार निकालेंगे और किसी भी अवयव का या अणु का जो अणु भार होगा उसका जो वास्तविक अणु भार होगा वो उसके 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में उनके अवयवों में उपस्थित कणों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। और उन कणों की संख्या कितनी होती है? जो ऊपर लिखी हुई है वो यहां पर आ जाएगी, क्योंकि ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, उसमें उपस्थित, उसके अवयवों में उपस्थित कणों की संख्या हमेशा निश्चित होती है और उसका मान कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की घात 23। ये उसके 1 मोल के कणों की संख्या है। तो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, 1 मोल चाहे किसी का भी हो, उसमें हमेशा इतने कण पाए जाएंगे। और ये जो संख्या है ना, इस संख्या की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी। उस वैज्ञानिक का नाम है आवोगाद्रो। ये जो संख्या है ना, इस संख्या की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक ने की थी और उस वैज्ञानिक का नाम है आवोगाद्रो। इसलिए इस संख्या को हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या।
इसका मतलब अवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो ये एक मोल के उपस्थित कणों की संख्या है। अब चाहे वो एक मोल किसी का भी हो, वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, चाहे यौगिक हो, यदि वो एक मोल है, यदि वो एक मोल है तो उसमें उपस्थित कणों की संख्या हमेशा इतनी होगी, हमेशा इतनी होगी। और इस संख्या की खोज किसने की थी? इस वैज्ञानिक ने की। तो उसका नाम क्या है? अवोगाद्रो। इसलिए ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10 की घात 23, इस संख्या को हम लोग इस वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। इस संख्या को क्या कह देते हैं? अवोगाद्रो संख्या। तो ये जो संख्या है वो क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। और ये जो मोल है वो इन दो टॉपिकों से निकलते हैं। यदि हमारे पास परमाणु है तो उसका हम लोग परमाणु भार निकालेंगे, और उसका जो परमाणु भार होगा वो उसके एक मोल के बराबर होगा। और जब एक मोल आ जाएगा तो उस एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? ये जो सामने लिखी हुई है, जिसकी खोज किसने की थी? अवोगाद्रो ने। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं, उदाहरण के द्वारा। देखो, अगर हमारे पास परमाणु है तो उसका परमाणु भार निकालेंगे, अगर हमारे पास अणु है तो उसका अणु भार निकालेंगे। तो हमें यह समझना है। जैसे इस प्रकार से आ जाए, हम लोग एक बार परमाणु के लिए देखते। देखो, मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। तो देखो, मैग्नीशियम तो एक परमाणु हो गया, तो इसलिए हम लोग इसका कौन सा भार निकालेंगे पहले? अगर ये परमाणु तो इसका कौन सा भार निकलेगा? परमाणु भार। तो हम लोग इस मैग्नीशियम का क्या निकालेंगे? परमाणु भार। तो देखो, लिखेंगे मैग्नीशियम का परमाणु भार। अगर ये परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकालेंगे, और यदि ये अणु है तो इसका अणु भार निकालेंगे। लेकिन ये फिलहाल मैंने जो लिखा है वो मैग्नीशियम अकेला है, और अकेला तो ये क्या बन जाएगा? परमाणु। इसलिए इसका कौन सा भार आ जाएगा? परमाणु भार। और परमाणु भार निकालने का जो तरीका है वो हमने पहले ही सीखा हुआ है कि वो इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ये चीज़ हमने इससे पीछे जितने भी वीडियो बनाए उसमें पड़ी हुई है कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो यदि हम लोग मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या जानते हैं, इसके यदि न्यूट्रॉन की संख्या जानते हैं, तो फिर हम लोग इसका परमाणु भार बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो, इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा? परमाणु भार। तो हमें यहां पर प्रोटॉन की संख्या रखनी है, वो किसकी? मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है 12, प्लस इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है 12। तो 12 और 12 जोड़ देंगे तो इसका परमाणु भार आ जाएगा, परमाणु भार। तो इसका परमाणु भार कितना बन जाएगा? 24। और जब भी हम लोग इसको निकालेंगे, किसको? मोल अवधारणा के आधार पर हम लोग यदि मोल निकालेंगे तो ये जो इसका भार आ गया ना, इस भार के आगे हम लोग ग्राम लगा देंगे। कोई भी भार है, चाहे वो परमाणु का भार है, चाहे वो अणु का भार है, यदि हम लोग मोल की बात कर रहे हैं तो इस भार के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग, ये जो परमाणु भार है वो इस परमाणु का बन गया, और हमने पढ़ा है कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार उसके एक मोल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम के जो 24 ग्राम है ना, कितने के बराबर हो जाएंगे? एक मोल के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, 24 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? एक मोल के बराबर हो जाएगा। अभी हमने सीखा है किसी भी परमाणु का परमाणु भार है वो उसके एक मोल के बराबर होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का भार देखो हमने कितना निकाल लिया? 24 ग्राम। इसका मतलब इसका जो ये 24 ग्राम है, इसका जो ये 24 ग्राम है वो किसके बराबर, कितने के बराबर है? एक मोल के बराबर है। तो इसी प्रकार से अपने पास चाहे कोई भी परमाणु हो, जब भी हम लोग मोल की बात करेंगे तो उस परमाणु का कौन सा भार निकालेंगे? परमाणु भार। और वो जो उस परमाणु का परमाणु भार आ गया वो उसके एक मोल के बराबर हो जाएगा। और देखें आप लोग, जैसे मैं यहां पर एक नाम लिखता हूं, यहां मैंने लिखा हीलियम, हीलियम। तो अब अपने को हमें यह समझना है कि ये हीलियम परमाणु है या अणु है। यदि ये परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकालेंगे, यदि ये अणु है तो इसका अणु भार निकालेंगे। तो देखो केवल मैंने क्या लिखा है? हीलियम। तो हीलियम तो एक क्या बन गया? परमाणु है। तो फिर इसका कौन सा भार निकल जाएगा?
परमाणु भार निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीलियम का परमाणु भार, हीलियम का परमाणु भार। अब बात आता है परमाणु भार क्यों, क्योंकि ये खुद परमाणु है, इसलिए इसका कौन सा भार निकालेंगे, परमाणु भार। यदि ये अणु होता तो यहाँ पर इसका परमाणु भार नहीं आता, यहाँ पर इसका क्या आता, अणु भार। तो देखिए हम लोग इसका परमाणु भार निकालते हैं, तो इसका परमाणु भार हमने पहले ही सीखा हुआ है, किसी भी परमाणु का परमाणु भार उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, देखो हीलियम का परमाणु भार बराबर, तो यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जितने नंबर पर ये आता है, तो ये 2 नंबर पे आता है, वो इसके प्रोटॉन की संख्या है, प्लस इसमें न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका परमाणु भार आ जाएगा। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, देखो हीलियम का परमाणु भार, तो हीलियम का परमाणु भार हो जाएगा 2 + 2 = 4। अब मान लो हमें इसके मोल निकालने हैं, तो मोल निकालने हैं, इसके लिए इसका जो ये भार आ रहा है ना, इस भार के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, ग्राम, क्योंकि मोल जो निकलता है वो ग्राम के द्वारा ही निकलता है। तो चाहे इसका भार आए चाहे इसका भार आए, उसका जितना भी भार आ गया उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, ग्राम। इसका मतलब हीलियम का जो परमाणु भार आ जाएगा वो इसका ग्राम में आ गया। अब देखो ये जो इसका भार है ना, वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु है और हमने ऊपर सीखा है कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार। तो देखो ये हीलियम का परमाणु भार आ गया, कितना आ गया, 4 ग्राम। हमने सीखा है कि कोई भी परमाणु का जो परमाणु भार है वो उसके 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब ये जो भार है वो उसके कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हीलियम के 4 ग्राम, हीलियम के 4 ग्राम कितने के बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास चाहे कोई परमाणु है चाहे कोई अणु है, हम लोग उसमें उपस्थित मोल की संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसका तरीका केवल ये है, अगर परमाणु है तो परमाणु भार निकालना है, अणु है तो अणु भार निकालना है। जैसे यहाँ पर हमने हीलियम लिया, तो हमने हीलियम लिया तो हीलियम परमाणु हो गया, इसलिए हमने इसका क्या निकाला है, परमाणु भार। और इसका परमाणु भार कितना आ गया, जब हम लोग इस प्रोसेस से चलेंगे तो इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। और ऊपर हमने पढ़ा है कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो ये 4 ग्राम वजन है ना, इसका जो भार है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि हीलियम के जो 4 ग्राम है उसमें कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग काफ़ी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं इसको। एक और मैं आपको बताता हूँ परमाणु के लिए, कोई भी एक परमाणु ले लेते हैं और उसका फिर हम लोग भार निकालते हैं, उसका द्रव्यमान निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, ओ ऑक्सीजन ऐसे लिख दूं मैं, ऑक्सीजन का ऐसे लिख दे ओ, तो ओ तो अकेला है, ओ का मतलब ये ऑक्सीजन मान लेते हैं इसको एक बार, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये केवल एक लिखा है मैंने, इसका मतलब ये परमाणु के रूप में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओ का परमाणु भार, अकेला इसका मतलब ये परमाणु है, अगर वो परमाणु है तो उसका परमाणु भार ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P+N। ये चीज़ हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ी हुई कि परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, वो P+N के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैसे के वैसे लिख देंगे वापस, ऐसे O का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु है केवल ये, देखो आप ध्यान से, अकेला है, इसका मतलब ये परमाणु है। तो क्या लिखें, O का परमाणु भार। तो O का जो परमाणु भार आ जाएगा, हमें क्या देखना है कि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें प्रोटॉन 8 होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो फिर वो ऑक्सीजन का परमाणु भार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O का परमाणु भार, O का परमाणु भार। तो O का परमाणु भार देखो 8 और 8 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 16। और जब हम लोग इस भार से मोल निकालेंगे, इस भार से मोल निकालेंगे, तो ये जो भार है ना, इस भार को हम लोग ग्राम में लेंगे, इस भार को किस में ले लेंगे, ग्राम में, इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, 16 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार
16 ग्राम होता है। और ऊपर हमने सीखा है कि किसी भी चीज़ का जो परमाणु भार आ गया, किसी भी अवयव का जो परमाणु भार आ गया, वो परमाणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब O के 16 ग्राम मतलब ऑक्सीजन परमाणु के कितने, जो इसके आए हैं कितने हैं 16 ग्राम, इसमें कितने मोल हो जाएंगे 1 मोल। किसी भी परमाणु का परमाणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे पास परमाणु है तो हम लोग उस परमाणु के लिए क्या करेंगे, उसका परमाणु भार निकालेंगे और वो जो उसका परमाणु भार हो जाएगा वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ऐसे यदि हमारे पास कोई अणु है या फिर कोई यौगिक है, अगर वो अणु है या यौगिक के रूप में, तब फिर उसका कौन सा भार निकालेंगे, हम लोग अणु भार निकालेंगे। जैसे बताता हूं मैं, इसके लिए भी उदाहरण देखें आप। यहां पर जैसे हम लोग कोई भी एक अणु ले लें, कोई भी एक सूत्र ले लें, एक यौगिक ले लें। जैसे जल का नाम लिखें, अपने पास जल है, जल। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि ये जो जल लिखा है ये परमाणु है या अणु है। यदि ये परमाणु है तब तो इसका परमाणु भार निकलेगा, यदि ये अणु है तो फिर इसका अणु भार निकालेंगे। तो जल एक प्रकार का यौगिक है, यौगिक का मतलब ये क्या है, अणु है ये। इसका मतलब जल का हम लोग क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ H2O। तो देखो H2O में कितने परमाणु आ गए, 1 से ज़्यादा आ गए। और जहाँ पर 1 से ज़्यादा परमाणु होते हैं वो परमाणु नहीं होता, वो अणु होता है, इसलिए उसका कौन सा भार आएगा, अणु भार आएगा। इसका मतलब अपने पास जो जल है जिसका सूत्र क्या है H2O, तो ये परमाणु नहीं है, ये क्या है, अणु। इसका मतलब इसका कौन सा भार आएगा, अणु भार। तो क्या लिखेंगे, H2O का अणु भार। तो हम लोग अब H2O का अणु भार ज्ञात कर लेंगे। और अणु भार ज्ञात करने का जो तरीका है हमने वो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो इससे पहले जो वीडियो है ना उसमें बिल्कुल पढ़ा दिया गया है, तो बिल्कुल आप वहाँ से देख लें तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो इसका जो अणु भार होगा वो, इसमें देखो दोनों प्रकार के परमाणु है ना, उनके भारों को जोड़ दो तो इसका वो क्या निकल जाएगा, अणु भार निकल जाएगा। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस। आगे देखो यहां पर ऑक्सीजन 1 ही है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो वो यहां पर लगा देंगे हम लोग, तो ये देखो 16 हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इसका भार आ जाएगा। इसका मतलब H2O का क्या लिखें, H2O का कौन सा भार, अणु भार, अणु भार। तो देखो H2O का अणु भार कितना हो गया, 16 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 18। तो ये इसका क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, किसका, जल का। तो जल का कौन सा भार आ जाएगा, अणु भार। क्यों, क्योंकि खुद एक अणु है। अगर ये परमाणु होता तो यहां पर परमाणु भार आता। ध्यान से सुनिए आप लोग, यदि परमाणु है तो परमाणु भार निकालना है, अणु है तो फिर अणु भार निकालना। अब जल अपने पास अणु है इसलिए हमने इसका कौन सा भार निकाला है, अणु भार। और जब बात इसके मोल की होती है तो ये जो भार आता है ना, इस भार को हम लोग ग्राम में ले लेते हैं। किसमें, ग्राम में। तो देखो यहाँ पर 18 लिखा है, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, ग्राम। इसका मतलब जो एक जल होता है उसका अणु भार कितना होता है, 18 ग्राम। जल का अणु भार कितना होता है, 18 ग्राम। और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किसी भी अवयव का अणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब जल का अणु भार कितना है, 18 ग्राम। इसका मतलब ये 18 ग्राम कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो देखो अगली लाइन हम लोग ऐसे लिखेंगे, H2O के 18 ग्राम में, 18 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे। यदि अणु है तो उसका अणु भार निकालेंगे और वो उसका जो अणु भार है वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मोल की गणना कर सकते हैं। अब देखिए और उदाहरण, इसके लिए कोई भी एक और अणु ले लेते हैं और वहाँ से उसका भार निकालते हैं, और वो जो उसका भार हम लोग निकालेंगे वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी हम लोग एक अणु ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हम लोगों ने नाम लिख दिया अमोनिया, ऐसे अमोनिया। अब बस देखना अपने को इतना सा ही है कि ये जो हमने नाम लिखा है ये अमोनिया परमाणु है या फिर ये अणु है। तो देखो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3।
3। ये अमोनिया का सूत्र है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें। क्या इसमें एक ही परमाणु है क्या? इसमें तो एक से ज़्यादा परमाणु है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा परमाणु होता है वो अवयव अणु होता है। इसका मतलब ये क्या आ गया? अणु है। जब ये अणु है तो फिर इसका यही भार आएगा। कौन सा? अणु भार, क्योंकि ये खुद अणु है। अगर ये परमाणु होता तो फिर इसका कौन सा भार निकालते? परमाणु भार। जबकि ये है क्या? अणु, इसलिए इसका कौन सा भार आ जाएगा? अणु भार। तो हम लोग क्या लिखेंगे? NH3 का अणु भार, NH3 का अणु भार। अब देखो ये इसका जो अणु भार हो जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसके भार को और इसके भार को आपस में जोड़ देंगे। अब एक हाइड्रोजन होता है, उसका परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ पर टोटल कितने? 3। इसका मतलब हाइड्रोजन की जगह कितने आ जाएंगे? 3। और ये जो नाइट्रोजन दे रखा है, एक नाइट्रोजन परमाणु का भार होता है 14 ग्राम। 14 ग्राम, तो ये इसके हो जाएंगे 14 और 3 इसके हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? देखो ये 14 + 3। अगर ये अणु भार किसी को निकालना नहीं आ रहा ना, यहाँ पर यदि आप लोगों को लग रहा है, तो इससे पहले इससे संबंधित जो परमाणु भार है, अणु भार है, उसका वीडियो दे दिया गया। ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अगर आपको यहाँ से समझ में ये नहीं आ रही कि ये भार कैसे लिखा हुआ है, तो इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें समझा रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर उसको देख लें। तो ये देखो, इसकी अगली लाइन फिर क्या आ जाएगी? NH3। NH3 का मतलब अमोनिया। अमोनिया एक अणु है, इसलिए क्या लिखेंगे? NH3 का अणु भार, NH3 का अणु भार। तो देखो ध्यान से, NH3 का अणु भार कितना हो जाएगा? 14 और 3 17। जब हम लोग मोल की बात करेंगे, जब हम मोल की बात करेंगे, तो जब मोल की बात करेंगे तो ये जो भार है ना, इस भार को हम लोग ग्राम में लेंगे। तो यहाँ पर इस भार के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? GM। GM का मतलब ग्राम हो गया ये। इसका मतलब अमोनिया का जो अणु भार है वो कितना होता है? 17 ग्राम। अमोनिया का अणु भार कितना होता है? 17 ग्राम। और ऊपर हमने सीखा है कि किसी भी अणु का जो अणु भार होता है, जैसे अमोनिया का अणु भार कितना आ गया? 17 ग्राम। तो हमने ऊपर सीखा है कि किसी भी अणु का अणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया के जो इतने ग्राम है ना, 17 ग्राम, ये 17 ग्राम कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं नीचे की लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? NH3 के 14 ग्राम, सॉरी NH3 के 18 ग्राम। 14 थोड़ी होता है, 18, सॉरी 17। यहाँ पर लिखा हो ना, देखो NH3 का अणु भार हमने कितना निकाल लिया? 17 ग्राम। तो यही भार आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? NH3 के 17 ग्राम। अच्छा, 17 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे इसके? 1 मोल। 1 मोल। इसका मतलब अमोनिया जो है उसके 17 ग्राम में, 17 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो ऐसे कोई भी अपने पास अणु हो तो उसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग? अणु भार। और वो जो उसका अणु भार आएगा वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी अपने पास अणु हो, जैसे मान लो एक छोटा सा और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड नाम लिखता हूं, देखो मैं यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो बच्चे 6 क्लास से याद करना शुरू करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? CO2। CO2, C भी बड़ा, O भी बड़ा। तो ये इसका सूत्र हो जाए CO2। किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब हम लोग इसको देखते हो तो हमें दिखता है इसके अंदर कि इसमें एक ही परमाणु नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा है इसका मतलब ये परमाणु नहीं है, ये क्या है? अणु है। ये अणु, अगर ये चीज़ अणु है तो फिर इसका कौन सा भार आएगा? अणु भार आएगा। यदि ये चीज़ परमाणु होती तो इसका कौन सा भार आता? परमाणु भार। तो हम लोग इसका कौन सा भार निकालेंगे? अणु भार। तो ऐसे लिखेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार। अब देखो अणु भार जब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहला जो परमाणु है इसका भार तो यहाँ रख देंगे, परमाणु भार, और दूसरे परमाणु का परमाणु भार टोटल फिर हम लोग आगे रख देंगे और उनको जोड़ लेंगे। तो जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का जो भार होता है वो 12 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? 12 प्लस आगे लिखा है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 2। तो इसका मतलब 16 + 16 कितने हो जाएंगे? 32। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 32। तो ये
ये जो भार है वो तो मैंने कार्बन का लिखा है, और आगे जो मैंने 32 भार लिखा वो किसका लिखा है? ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक का 16 है, तो फिर 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से वो अणु भार आ जाएगा। अणु भार किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या लिखेंगे? CO2 का। CO2 का कौन सा भार? अणु भार। तो जोड़ो उनको, कितना आ जाएगा? ये 12 है और ये 32 है, तो 44 हो गए। 12 और 32 कितने हो जाते हैं? 44। और जब हम लोग मोल से संबंधित बातें करते हैं तो ये जो अणु भार आ गया ना, इसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, इसलिए इस भार के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? GM। GM का मतलब क्या हो गया? ग्राम। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। और किसी भी अणु का अणु भार, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना आ गया? 44 ग्राम। इसका मतलब इसका जो ये भार आ गया ना, ये भार इसके 1 मोल के बराबर है। तो ऊपर लिखा हुआ है कोई भी अणु का जो अणु भार होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो ये लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे अगली लाइन? CO2 का। CO2 के, CO2 के 44 ग्राम। 44 ग्राम कितने मोल के बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो किसी भी अणु का अणु भार या किसी भी परमाणु का परमाणु भार, उसके अगर परमाणु भार है वो भी उसके 1 मोल के बराबर होगा, और यदि अणु भार है वो भी उसके 1 मोल के बराबर होगा। और किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मूलक कुछ भी हो, यदि 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या हमेशा इतनी होगी, चाहे वो किसी के भी 1 मोल है। हमेशा 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है, कितनी? 6.02 इंटू 10 की घात 23, इतने उसमें कणों की संख्या होती है। और इन संख्या की खोज किसने की थी? अवोगाद्रो ने। इसलिए इस संख्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवोगाद्रो के नाम से जानते हैं। और ये जो मोल अवधारणा है वो अवोगाद्रो ने ही दी थी। तो मोल अवधारणा को जो श्रेय है वो भी किसको दिया जाता है? अवोगाद्रो को। अवोगाद्रो को। तो इससे संबंधित क्या है कि एग्जाम में बहुत से सवाल आते हैं। हमें करना कुछ नहीं होता, हमारे पास अगर परमाणु है या अणु है तो सबसे पहले हमें उसका वास्तविक परमाणु भार या अणु भार निकालना होता है। सवाल को हल हम लोग उसके आगे से करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग 1-2 सवाल देखते हैं और उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। केवल उसमें ये 2 ही लाइन काम में आएगी। यदि परमाणु है तो उसका परमाणु भार निकालना है, अगर वो अणु है तो उसका अणु भार निकालना है। और परमाणु भार किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल। और यदि 1 मोल है तो 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। और इन कणों की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की घात 23 होती है। तो हम लोग इसके आधार पर, ये जो दोनों लाइनें हैं ना, इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन है छोटी छोटी क्लासों के, 9वीं के, 11वीं के, उनको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, करवाता हूँ मैं यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग छोटा सा। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा इस प्रकार से कि जल के 36 ग्राम में 36 ग्राम में, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कितने मोल होते हैं। तो देखो आप लोग ध्यान से, ये तो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है? आंसर। तो आंसर निकालने के लिए पहले आपको ये देखना है कि आपको जो भी अवयव दे रखा है जिसका आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको उस अवयव की पहचान करनी है कि वो अवयव परमाणु है या फिर अणु है। तो जल तो एक अणु है, अगर अणु है तो अणु भार निकालना है। यदि यहाँ पर दिया हुआ अवयव परमाणु है तो उसका परमाणु भार निकालना है। तो सबसे पहले देखो जल अपने को दे रखा है, तो जल तो एक प्रकार का अणु है, इसलिए हम लोग इसका कौन सा भार निकालेंगे? अणु भार। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो जल, सूत्र क्या है? H2O। तो क्या लिखेंगे? जल का अणु भार। पहले हम लोग वो चीज़ निकालेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद में सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया जल का अणु भार। तो जल का अणु भार कितना हो जाएगा? देखो 2 तो इसके हो जाएंगे और 16 इसके हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18 ग्राम। 18 ग्राम।
तो ये जल का कौन सा भार आ गया? अणुभार। और हमने पढ़ा किसी भी अणु का जो अणुभार होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब जल का जो ये अणुभार है कितना है? 18 ग्राम। इसका मतलब इसके 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? H2O या जल H2O के 18 ग्राम 18 ग्राम में बराबर कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इतना काम अपने को करना ही है जो हम लोग जानते हैं। उसके बाद में हमें जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को इसके आधार पे हम लोग हल करेंगे। जैसे ये सवाल क्या दे रखा है कि जल के कितने ग्राम में? 36 ग्राम में हमें क्या निकालने हैं? मोल। देखो हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो 18 ग्राम है उसमें कितने मोल होते हैं? 1 मोल। जल का जो 18 ग्राम है उसमें कितने मोल हैं? 1 मोल। अब सवाल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कितने ग्राम के लिए पूछा गया है? 36 ग्राम के लिए। तो इसके नीचे लिख देंगे हम लोग जो हमें पूछा गया। देखो क्या लिखेंगे? H2O के 36 ग्राम में। अब आप लोग ध्यान से देखो 18 ग्राम में 1 मोल है तो ये जो 36 है वो तो 18 का दुगना है। 36 18 का दुगना है। इसका मतलब ये मोल भी इससे दुगने हो जाएंगे। ये चीज़ इसकी दुगनी है, इसका मतलब ये भी इसकी दुगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 18 ग्राम में जब 1 मोल है इसका मतलब 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 मोल। और ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी अवयव अपने को दिया हुआ है ना तो उसको हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, चाहे वो कितने के लिए भी पूछे। जैसे एक सवाल और करते हैं हम लोग। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इस प्रकार के छोटे छोटे है, बहुत आसान। केवल ये 2 लाइनें काम की है। इसके ऊपर चाहे कुछ पूछे अपने को, हम लोग बिल्कुल उस सवाल को हल कर सकते हैं। और देखो आप लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखो, फिर से जल के लिए ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जल के H2O के 9 ग्राम में 9 ग्राम में कितने मोल होते हैं? कितने मोल होते हैं? तो ये चीज़ थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी है कि हमें मोल किसका निकालना है। जिस भी अवयव का अपने को मोल निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें इस अवयव का मोल निकालना है तो हमें करना क्या? पहले इसकी पहचान करनी है कि ये परमाणु है या अणु है। यदि ये परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकालेंगे, यदि ये अणु है तो इसका अणु भार निकालेंगे। तो देखो इसका आंसर है, तो फिर ये क्या हो गया अपने पास? ये तो एक अणु हो गया। तो फिर इसका क्या निकालेंगे हम लोग? अणुभार। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहले इसका अणुभार निकालेंगे, H2O का अणुभार। अणुभार पहले इसका वास्तविक अणुभार निकालेंगे। जो चीज़ हम लोग जानते हैं पहले वो काम करेंगे। तो देखो इसका जो भार होता है 2 तो इसका हो जाएगा और 16 इसका हो जाएगा। तो टोटल भार कितना हो जाएगा? बराबर 18 ग्राम। 18 ग्राम। अब हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी अणु का जो अणुभार होता है जो हम लोग निकालते हैं वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि H2O के कितने ग्राम में? 18 ग्राम। 18 ग्राम। ये जो इसके 18 ग्राम है वो कितने मोल के बराबर हैं? 1 मोल के बराबर है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार या किसी भी अणु का अणुभार उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो देखो जल का अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम। इसका जो ये 18 ग्राम है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग अपना सवाल हल करेंगे कि हमें जो सवाल दे रखा है उसको कैसे हल किया जाए। वो इस लाइन के आधार पर होगा। देखो कैसे। अब अपने पास सवाल ये है कि H2O के 9 ग्राम में निकालने हैं। हम तो कितने ग्राम में निकाल चुके हैं? 18 ग्राम में। तो इसके आधार पर हम लोग 9 ग्राम में भी निकाल लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे। ये जो सवाल है इसका आंसर इसके नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे। तो यहाँ पर लिख, जो हमें पूछा गया वो लिखेंगे यहाँ पर। तो H2O के कितने में पूछा गया? 9 ग्राम में। 9 ग्राम। अब ध्यान से देखो आप लोग, जल का जो 18 ग्राम है उसमें 1 मोल है। तो इस चीज़ की आप लोग इससे कंपेयर करो, इसकी इससे तुलना करो। देखो ये 18 है और ये 9 है। इसका मतलब 9 इसका आधा है, 9 इसका आधा है। इसका मतलब ये मोल इसका आधा हो जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो इसका आधा हो जाएगा। तो देखो 18 ग्राम में जब 1 मोल है
तो 9 ग्राम इससे आधा हो गया। इसका मतलब यहाँ जो मोल आएंगे वो भी इसके आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 मोल है और 1 का आधा कितना होता है, आधा, मतलब 1/2। इसका मतलब कितने मोल हो जाएंगे, 1/2 मोल। और 1/2 मोल को हम लोग क्या लिख देंगे, 0.5 मोल। एक ही बात है, 0.5 मोल। तो इस प्रकार से हम लोग मोल के सवालों को हल कर सकते हैं, चाहे फिर वो कैसा भी मोल हो। तो इस प्रकार से चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाए अपने पास एग्जाम के अंदर मोल से संबंधित, उनको हम लोग आसानी से कर पाते हैं, कहीं पर भी परेशानी नहीं आती। तो जैसे आप लोग और देखें एक बार, और भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। हम लोग मोल से परमाणु भार निकाल सकते हैं, हम लोग मोल से अणु भार निकाल सकते हैं, या अणु भार से मोल निकाल सकते हैं, या परमाणु भार से मोल निकाल सकते हैं। हमें सवाल को पहले ये देखना है कि उसमें परमाणु भार दिया हुआ है, अणु भार दिया हुआ है, या फिर मोल दिया हुआ है। तो ये अपने को देखना होता है। जैसे मान लो हम लोग और कोई क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग इस प्रकार से कि इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो He लिखा मैंने, He, तो He तो एक परमाणु हो गया है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हीलियम के ऐसे आ जाए 8 मोल में, 8 मोल में द्रव्यमान कितना होता है या भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे। हमें पहले जो चीज़ दे रखी है, जब भी मोल की बात आ जाए तो सबसे पहले जो अवयव अपने को दे रखा है ना, उसकी पहचान करनी है अपने को कि वो परमाणु है या फिर अणु है। तो यहाँ पर देखो ये He तो एक परमाणु हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले इसका भार हम लोग ओरिजिनल ज्ञात करेंगे। तो हीलियम जो एक प्रकार का परमाणु है, तो इसका कौन सा भार निकलेगा, परमाणु भार। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, He, हीलियम का परमाणु भार। और एक हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो 4 होता है। और जब हम लोग मोल की बात करते हैं, ये जो भी द्रव्यमान आता है उसके आगे हम लोग इस द्रव्यमान को किस में निकालते हैं, ग्राम में। इसका मतलब हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना ग्राम होता है, 4 ग्राम होता है। और ऊपर हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 4 ग्राम होता है। इसका मतलब हीलियम के इतने ग्राम जो हैं वो 1 मोल के बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे अगली लाइन कि हीलियम के इतने ग्राम में, कितने ग्राम में, 4 ग्राम। ये इसके जो 4 ग्राम हैं वो कितने के बराबर हैं, 1 मोल के बराबर है। तो ये अपने पास वो खास लाइन आएगी जिसके आधार पर अब अपने को सवाल को हल करना है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, ये हमने सीखी हुई भी है, उसी के आधार पर हमने इसको हल किया है। तो ये चीज़ तो अब हम लोग जानते हैं। अब इसके आधार पर अपने को सवाल को हल करना है कि सवाल किस प्रकार से दिया हो। तो ध्यान से देखो, सवाल दे रखा है कि हीलियम के 8 मोल में द्रव्यमान कितना होता है। इसका मतलब मोल से द्रव्यमान निकालना है, मोल से द्रव्यमान। यहां देखो क्या निकाल रखा है, द्रव्यमान से मोल, द्रव्यमान से मोल। सवाल में देखो मोल से क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो देखो इस लाइन को चेंज करते हैं, इसको दूसरे रूप में लिखेंगे ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूं। एक ही बात है, जैसे इसके जो 4 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब 1 मोल 4 ग्राम के बराबर है। यही तो मतलब हो गया भाई, 4 ग्राम 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब 1 मोल 4 ग्राम के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीलियम का 1 मोल, हीलियम का 1 मोल है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये लाइन हमने इस सवाल के आधार पे लिखी है, क्योंकि सवाल में हमने क्या निकालना है, मोल से द्रव्यमान। तो देखो मोल से क्या निकाल, द्रव्यमान। अगर मोल से द्रव्यमान निकालना है तो ये लाइन लिखेंगे, यदि द्रव्यमान से मोल निकालना है तो इसके आधार पे निकालेंगे। बात एक ही है। अब ऊपर जो सवाल है उसमें मोल से क्या निकालना है अपने को, द्रव्यमान। इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी, हीलियम का पहले हमने मोल लिख दिया और ये मोल कितने के बराबर हो जाएगा, 4 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन से
अब हम लोग अपने सवाल को हल कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो देखो हम लोग तो ये जानते हैं कि हीलियम का जो 1 मोल होता है उसमें 4 ग्राम होते हैं। अब कितने के लिए पूछा गया है? 8 के लिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो इस प्रकार से मान लो हीलियम, ये तो 1 मोल में, अब तो 2 मोल में निकालेंगे कि हीलियम का 2 मोल, हीलियम का 2 मोल। अच्छा 1 मोल में देखो आप लोग 4 ग्राम है, तो 2 मोल तो इसका दुगना हो गया ना, इसका मतलब ये भी दुगना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। अब आप लोग देखो सवाल में क्या आपने को 2 मोल के लिए पूछा है क्या? नहीं, कितने मोल के लिए पूछा है? 8 मोल के लिए। तो ऐसे आगे से आगे हम लोग चलते जाएंगे। तो अब कितना का निकालेंगे? हीलियम का 3 मोल, 3 मोल। अब 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 12 ग्राम हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर इसके 4 मोल में कितना द्रव्यमान हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे से आगे निकालते जाएंगे। तो यहां देखो कितने के लिए निकालना है? 8 मोल में। जब 1 मोल में 4 ग्राम है तो फिर 8 मोल में कितने हो जाएंगे? हम लोग इसको डायरेक्ट इसे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से निकालने के बजाय हम लोग इसको सीधा हल कर लेंगे। देखो कैसे, वही मैथ के छोटे छोटे सवाल है। जैसे 1 पेन का मूल्य 5 रुपये, तो 8 पेन का मूल्य सीधा से 40 रुपये। अब जब अपने को ये पता है कि 1 मोल में 4 ग्राम है, तो फिर पूछा कितने के लिए गया? 8 मोल के लिए। जब 1 मोल में 4 ग्राम है तो फिर 8 मोल में कितने हो जाएंगे? इसको इससे सीधा गुणा कर देंगे तो वो इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हीलियम, जितने को अपने के लिए पूछा गया उतने का निकालेंगे हम लोग। हीलियम के सीधा लिख देंगे 8 मोल कितने के बराबर हो जाएंगे? ये जो 4 ग्राम दे रखा है ना, इसको हम लोग कितने से गुणा कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 × 8। तो देखो कितने हो जाएंगे? हीलियम के 8 मोल, इसको जब इससे गुणा करेंगे 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 32 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हीलियम के 8 ग्राम में, सॉरी 8 मोल कितने ग्राम के बराबर हो जाएंगे? 32 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। तो जो सवाल अपने को दे रखा है उस सवाल को भी अपने को ध्यान से पढ़ना है कि मोल से द्रव्यमान निकालना है या द्रव्यमान से मोल निकालना है। उसी के आधार पर अपने को सवाल को हल करना है। यदि द्रव्यमान से मोल निकालना है तब तो ऐसे सवाल को हल करेंगे, अगर मोल से अपने को द्रव्यमान निकालना है तो फिर ऐसे सवाल को हल करेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हीलियम के 4 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इसका मतलब हीलियम का जो 1 मोल है वो 4 ग्राम के बराबर है। बात एक ही है। अब दोनों से हमें कौन सी लाइन सेट करनी है वो सवाल के आधार पे है कि हमें सवाल मोल से द्रव्यमान दिया हुआ है निकालना है या फिर द्रव्यमान से मोल निकालना है। जैसे और देखो, यही सवाल मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं वापस, जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो का वही। ये तो मोल से द्रव्यमान निकाला है। अब इसी प्रकार से हम लोग वापस इसी के लिए द्रव्यमान से मोल निकालते हैं। जैसे इस प्रकार से मैंने लिखा क्वेश्चन अपने पास कि हीलियम, ऐसे लिख दूं हीलियम के 16 ग्राम में, 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं? कितने मोल होते हैं? तो देखो हम लोगों को पहले तो ये समझना है कि जो अवयव अपने को दिया हुआ है, वो जो अवयव है वो परमाणु है या फिर अणु है। यदि ये अवयव परमाणु है तो इसका परमाणु भार निकालेंगे, यदि ये अवयव अणु है तो इसका अणु भार निकालेंगे। तो हीलियम तो केवल अकेला ही है, इसका मतलब ये परमाणु है, तो फिर इसका परमाणु भार निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे फिर? सबसे पहले वही चीज जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वैसे के वैसे लिखेंगे। इस सवाल को हम लोग उसके आधार पे बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो अवयव अपने पास है उसके आधार पे जितनी चीज़ें हमने सीखी वो निकालनी है उसकी। तो देखो हीलियम जो है एक प्रकार का परमाणु है, इसलिए हम लोग इसका पहले भार ज्ञात करेंगे। तो हीलियम का कौन सा भार आ जाएगा? परमाणु भार। हीलियम का परमाणु भार निकालेंगे हम लोग पहले। और हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो 4 होता है। जब मोल की बात होती है उस वक्त हम लोग इसके आगे जो भी द्रव्यमान आता है उसके आगे क्या लगा देते हैं? ग्राम लगा देते हैं हम लोग। तो ये इसका द्रव्यमान आ गया, कितना आ गया?
4 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम का जो हमने द्रव्यमान निकाला है ना, मतलब इसका परमाणु भार निकाला है। ये जो परमाणु भार है, ये परमाणु भार 1 मोल के बराबर है, ये हमने सीखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हीलियम के 4 ग्राम कितने के बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो हमने सीखी। अब सवाल को पढ़ेंगे कि जो सवाल है वो इस लाइन के आधार पे हो जाएगा, ये इस लाइन को अपने को बदलना पड़ेगा। तो देखो सवाल ये कि हीलियम के 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं, मतलब ग्राम से अपने को क्या निकालना है? मोल। तो देखो यहाँ पर भी ग्राम से हमने क्या निकाल रखे हैं? मोल। इसका मतलब इस लाइन से ये सवाल अब हल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम के 4 ग्राम में 1 मोल होते हैं। अब इस लाइन के आधार पर इस सवाल को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने ग्राम में निकालने हैं? 16 ग्राम में। तो ये लाइन ऐसे कैसे इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? हीलियम के, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसके आधार पे जो सवाल अपने को दिया हुआ उसको हल करते हैं। तो इसके नीचे देखो 16 ग्राम में 16 ग्राम बराबर, अब अपने को ये देखना है कि इसके 16 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब ध्यान से देखो आप लोग, 4 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल। 4 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल। तो 16 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो आप लोग, ये जो 16 है वो इसके 4 गुना है, ये जो 16 है वो इस 4 का 4 गुना है। इसका मतलब ये मोल भी 4 गुने हो जाएंगे। ये संख्या इसकी 4 गुनी है, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो भी इसकी 4 गुनी होगी, और वो जो 4 गुनी संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मोल का 4 गुना कितना होता है? 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 मोल, और ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हीलियम के 16 ग्राम में कितने मोल के बराबर होते हैं? 4 मोल के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास अगर कोई मोल से संबंधित सवाल दिया हो तो उसको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखें आप लोग, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1 मोल है ना, 1 मोल किसी भी अवयव का जो 1 मोल होता है उसमें कणों की संख्या इतनी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम के जो 4 ग्राम है उसमें मोल तो 1 है, लेकिन उसमें कणों की संख्या कितनी है? इतनी है जितनी दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखो 1 मोल में ये कणों की संख्या है, तो इतने में फिर ये जो 4 मोल है इसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे तो उसमें कणों की संख्या आ जाएगी। तो हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से कणों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो वो एक स्टेप अपना आगे बढ़ जाएगा। जैसे एक सवाल हम लोग यहाँ पर करते हैं इसी प्रकार से, देखें आप लोग, हम लोग कणों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कणों की संख्या, जैसे एक सवाल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे बस ये लिख देते हैं। इसी से संबंधित चाहे कोई भी सवाल हो उसको हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन हीलियम के 2 मोल में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये अपना एक सवाल है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, ये मोल से संबंधित सवाल है। तो जब भी कोई भी मोल से संबंधित सवाल है तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, जब भी हम लोग उसमें आंसर निकालेंगे तो अपना सबसे पहला काम ये होगा कि अपने को जो ये अवयव यहाँ पर दिया हुआ है, अवयव जिसके बारे में पूछा गया है, उस अवयव की अपने को पहचान करनी है कि वो अवयव परमाणु के रूप में या फिर अणु के रूप में। पहला काम तो ये है। तो जैसे ये हीलियम अकेला है, इसका मतलब ये परमाणु है। अगर ये परमाणु है तो फिर इसका हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हीलियम का परमाणु भार, हीलियम का परमाणु भार सबसे पहले ये निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो 4 ग्राम होता है, 4 ग्राम। और ऊपर लिखा हुआ कि परमाणु भार उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब हीलियम का जो ये भार है ना, ये जो भार है वो इसके 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग अगली लाइन क्या लिखेंगे? हीलियम के 4 ग्राम, 4 ग्राम, ये 4 ग्राम कितने के बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। अब आप लोग ध्यान से देखो, हमें आगे यहाँ पर मोल नहीं पूछे, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? कणों की संख्या। और जो कणों की संख्या होती है वो मोल से आती है।
इसलिए हमने मोल को निकाला है पहले, क्योंकि ये जो संख्या आएगी वो किससे आएगी, मोल से आएगी। अब हमें पढ़ लिया ये पहले ही कि कोई भी चीज़ का जो एक मोल होता है उसमें इतने कण होते हैं। अब देखो कणों की संख्या निकाल रखिए, इसका मतलब कणों की संख्या इस मोल से निकलेगी, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो आगे ये लाइन आ जाएगी कि हीलियम के एक मोल में, अब देखो इसके एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है वो लिखेंगे हम लोग। या हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का एक मोल है उसमें कणों की संख्या ये जो लिखी हुई है वो इतनी होती है। कितनी लिखी हुई है, 6.02 × 10⁻23। तो ये भी तो एक मोल ही है, तो एक मोल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी यहाँ पर लिखी हुई है। कितनी है वो, 6.02 × 10⁻23। तो देखो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, ये चीज़ तो हम जानते हैं। अब इसके आधार पर हम लोग अपने सवाल को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये तो वो है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग वो निकालेंगे जो अपने को पूछा गया है। तो देखो हमें कितने मोल के लिए पूछा गया, 2 मोल। 2 मोल में क्या निकालनी है, कणों की संख्या। हमने 1 मोल में तो कणों की संख्या निकाल ली, 1 मोल में कणों की संख्या। तो 2 मोल में कणों की संख्या आराम से निकल जाएगी। अब तो निकाल देंगे। इस लाइन के आधार पे क्या लिखेंगे, हीलियम के 2 मोल में। अब देखो ध्यान से, 1 मोल में कितनी है, इतनी, तो फिर 2 मोल में कितनी हो जाएगी, इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे और कुछ नहीं है। तो देखो कितनी हो जाएगी, 1 मोल में कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23, 10⁻23। अब देखो ये जो संख्या है ना, इस संख्या को हम लोग, ये तो 1 मोल की है, 1 मोल की, हमें कितने मोल में निकालनी है, 2 मोल के लिए। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देंगे। और संख्या से गुणा होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मतलब ये संख्या इस संख्या से गुणा होगी, ये जो संख्या है इस घात से गुणा इसको नहीं करना है अपने को, संख्या से ही गुणा होती है। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 6.02 से गुणा कर देंगे, जो भी संख्या आ जाएगी वो अपना आंसर हो जाएगी। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, He हीलियम के 2 मोल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो 2 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 2 को करेंगे 0 से गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर पॉइंट। अब इस 2 को करेंगे 6 से गुणा तो 6 दूँ 12, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 12, इंटू आगे कितने हैं 10⁻23, 10⁻ कितनी आ जाएगी 23। तो ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 मोल में कितने कण होते हैं, 12.04 × 10⁻23 होते हैं हम लोग। तो अगर सवाल में हमें कणों की संख्या निकालनी है तो कणों की संख्या किससे निकलेगी, मोल से ही निकलेगी। तो इसका मतलब अपने को पहले मोल निकालना है। तो ये जो लाइन है ना पूरी, इस लाइन से या इस लाइन से कोई भी सवाल है उसको आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे एक सवाल और निकालते हैं हम लोग, कणों की संख्या निकालते हैं। जैसे एक सवाल हम लोग मान लो जल के लिए ही लिख ले। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे सूत्र हैं और छोटे छोटे चीज़ों से कितना ही बड़ा सूत्र हम लोग उसको बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में हम लोग लिखा, जल के लिए लिख देते हैं H2O के 3 मोल में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों की, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब भी बात मोल से संबंधित हो तो सबसे पहला काम अपना क्या है, जिस अवयव के लिए अपने को पूछा गया है, पहले तो उस अवयव की अपने को पहचान करनी है कि वो परमाणु के रूप में है या फिर अणु के रूप में है। तो देखो ध्यान से, ये H2 है, तो ये H2 परमाणु है या अणु है, तो ये तो अणु है, इसलिए हम लोग इसका पहले कौन सा भार निकालेंगे, इसका अणु भार निकालेंगे। किसका, जो अवयव अपने को दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है, जल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, H2O, क्या लिखेंगे, H2O का
अणुभार, H2O का अणुभार। तो देखो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का भार कितना हो गया 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 16 टोटल कितने हो गए 18 ग्राम, 18 ग्राम। ये लो, अब हमने ऊपर पढ़ा हुआ कि किसी भी अवयव का अणुभार 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो ये भार आ गया ना वो कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पर आगे, H2O, H2O के, ये जो इसका भार है ये कितने मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। H2O के इतने ग्राम में, ऐसे लिखेंगे हम लोग 18 ग्राम। तो H2O का जो ये 18 ग्राम है वो कितने मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब इतनी चीज़ तो अपने को निकालनी है पहले, फिर इसके बाद में अपने को सवाल को हल करना है कि हमें सवाल में क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, हमें सवाल में मोल नहीं पूछे, द्रव्यमान नहीं पूछा, अपने को क्या निकालनी है, कणों की संख्या। और कणों की संख्या किससे निकलती है, मोल से। तो देखो हमने मोल निकाल लिया है ना। इसका मतलब इसका जो इतना भार है वो कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब ध्यान से देखो, आप लोग सीधा लिख दें, ऐसे कैसे। अब जब ये 1 मोल आ गया तो 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। देखो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी। तो हम लोग इसके आधार पे अगली लाइन ऐसे लिखेंगे, H2O के 1 मोल में, 1 मोल में, अच्छा H2O के 1 मोल में कितने कण हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 की घात 23, इतने कण हो जाएंगे। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अपने सवाल को हल करेंगे, जो सवाल अपने को दिया गया है। तो सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया है। सवाल में देखो हमें 3 मोल के लिए निकालना है। हमने 1 मोल में तो कणों की संख्या निकाली लिख, तो 3 मोल में कितनी हो जाएगी वो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे। तो कैसे आ जाएगा, देखो आंसर क्या आएगा इसका, H2O के 3 मोल में, 3 मोल में। अब देखो आप लोग, 1 मोल में इतने कण हैं, 1 मोल में इतने कण हैं, तो फिर 3 मोल में कितने हो जाएंगे, ये जो संख्या है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, ये 6.02 इंटू 10 की घात 23, ये जो पूरी संख्या है इस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। और संख्या संख्या से गुणा होती है, इसका मतलब ये संख्या इसी अवयव से गुणा होगी, घात वाली अवयव से गुणा नहीं होगी। इसी चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में जो आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जो भी अवयव यहाँ पर आ जाएगा, जितनी भी संख्या आ जाएगी वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H2O के 3 मोल में, 3 मोल में। तो देखो इस 3 को इस संख्या से गुणा करो, तो पहले इस 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6, फिर 3 को करेंगे 0 से गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट, फिर 3 को करेंगे 6 से गुणा तो 6 3 18, और इंटू आगे कितने आ जाएंगे 10 की घात 23। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब H2O के 3 मोल में इतने कण हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, मोल अवधारणा। तो ध्यान से देख लो एक बार फिर से, ये जो मोल अवधारणा है ना वो इन 2 टॉपिकों से संबंधित है, परमाणु भार से और अणु भार से। और ये चीज़ हमने इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ ली है। तो किसी भी परमाणु का परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा इतनी होती है, चाहे वो 1 मोल किसी का भी हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कोई भी रूप में हो। यदि 1 मोल है तो उसमें कणों की संख्या इतनी होती है। और ये जो कण है, इन संख्या की खोज किसने की थी, आवोगाद्रो ने। इसीलिए हम लोग इस संख्या को क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और इस धारणा को भी देने का श्रेय फिर किसको दे दिया गया, आवोगाद्रो को। तो ये आज जो हमने पढ़ा वो क्या थी, मोल अवधारणा। अब इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास वाइज पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब लो वाप जी।